हेलो हाय मोस्ट वेलकम इन स्टैमफोर्डिस बड़ी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टैमफोर्डिस में। स्टैमफोर्डिस बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैमफोर्डिस, जहाँ पे अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में। और आज से जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, चाहे जूम ज्वाइन करो या फिर यहाँ यूट्यूब पे क्लास ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने से पहले एक दो लाइन मेरे साथ दोहराएंगे। पहला लाइन, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, I can speak in English। दूसरा लाइन, I will speak in English। पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, पूरी जोर शोर से, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप किसी लाइन को बार बार दोहराते हो तो आपका दिमाग उस चीज़ को करने के लिए आतुर हो जाता है, उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा ही रोमांचक ढंग से उस काम को अंजाम देता है। साइकोलॉजी कहती है अगर हम किसी लाइन को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग न चाहते हुए भी उस काम में हमें एक्सपर्ट बना देता है। सो आज से आप क्या बोलोगे मेरे साथ? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सो आज से आप लोगों को ये काम बिल्कुल ही करना है हर रोज क्लास ज्वाइन करते ही। अगर मैं भूल जाऊं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। सो ये दो लाइन आपके नोट्स में होने चाहिए, ये दो लाइन आपको जूम पे मेरे साथ बोलना है, ये दो लाइन आपको हर रोज वीडियो देखने से स्टार्टिंग में ही बोलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। टुडे इज आवर वेरी फैंटास्टिक लेसन बिकॉज टुडे इज कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन में सबसे बेहतरीन बात है कि आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले, बेहतरीन चीज़ें करने वाले, जूम पे धूम मचाने वाले हैं। बिकॉज ऑन जूम वी आर गोइंग टू प्ले जेपर्डी। यस, सो चलिए देखते हैं, एक नज़र मारते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द लेसन दैट ऑन इन लेसन consolidation lesson में we are going to do recap of lesson number 23 asking questions 2। जो पिछला लेसन किया था उसमें क्या क्या किया था, उसमें क्या सीखा था, इस बात की रिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने पूछा था उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करूंगा। एंड आई विल गिव यू टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज एक नया ताज़ा तरीन फ्रेश माल आया है, एकदम ताज़ा वाला अच्छा वाला क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनो और समझो तो आप करोड़पति बन सकते हो। यस, सो आगे चलते हैं। फिर स्टार्टिंग में ही हमारा बुक का एक्सरसाइज ए भी है और ऑडियो वीडियो भी है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ सुनना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, बल्कि एक एक्टिविटी करनी है, पांडा काउंट एक्टिविटी, जो कि हम टेलीमार्केटिंग के थ्रू करेंगे। टेलीमार्केटिंग हमने करा था ना। यस, फिर हम स्ट्रेटजी को समझेंगे। व्हाट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी होता क्या है, इस पे बात होगी, और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, इस पे बात होगी। फिर रिकैप करेंगे हम जेपर्डी के उन रूल्स को जो हमने पिछली बार बनाए थे, हो सकता है कुछ नए नियम भी बनाए। और फिर हम खेलेंगे जेपर्डी गेम। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि जेपर्डी गेम में आज कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं और कितने सारे मज़े हैं जो होंगे जूम पे। हाँ, सो लेट्स रिवाइज। उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचेगा जूम पे तो हम रिवीजन करेंगे लास्ट लेसन नंबर 19 से 23 तक, ताकि हमें पता चले वी फॉरगॉट एनीथिंग और वी डिडंट लर्न एनीथिंग। अगर हमने कुछ सीखा है, कुछ भूल गए हैं, कुछ नहीं सीखा है, कुछ मिस हो गया, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिर एक गेम है नाइट एट अ म्यूजियम गेम, मैम आएंगी और हम दोनों मिलकर ये गेम आपको बताएंगे इस गेम में होना क्या है और इस गेम को खेलते कैसे हैं, बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से। अगला लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले लेसन से मैं आपके प्रोनाउंसिएशन पे कंट्रोल करने वाला हूँ, उसको सुधारने वाला हूँ, क्योंकि अगला लेसन है कॉन्सोनेंट साउंड। एफए वालों ने तो कॉन्सोनेंट और वॉवल को मिला के एक लेसन बना दिया है, जबकि एज पर CFR बेंचमार्क और एज पर इन माय ओपिनियन ये दोनों लेसन्स को अलग अलग रहना चाहिए और आप बच्चों की अलग अलग प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलग अलग लर्निंग होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड के अलग, वॉवल साउंड के अलग। तो अगला लेसन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड पे है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं इसी लेसन में, और जूम पे करेंगे धूम, क्योंकि वहाँ होगा प्रेजेंटेशन, बुक्स के एक्सरसाइज, रैपिड फायर राउंड, ग्रुप डिस्कशंस और
गेम्स। ये तो चलिए चलते हैं जल्दी से रिकैप की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमें सबसे पहले बच्चों करना है recap of the lesson number 23 asking question. We are going to recap that what did we learn yesterday. So people, you need to answer this question. Whenever you will conduct this point, you will answer one question. I'm going to write that question. Please note down that question. That question for recap. What did you learn yesterday? What did you learn yesterday? आपने कल क्या सीखा? तो इसका जवाब आपको समराइज करके देना है। ये नहीं कि हाँ फलना पॉइंट चिलना पॉइंट, ऐसा नहीं देना। दैट इज अ वेरी बैड आइडिया। ऐसा नहीं, आपने क्या सीखा कल, आपको अपनी लर्निंग को समराइज करके बताना है इसमें, और यही सही पैटर्न है आज से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ना। तो चलिए चलते हैं आगे, रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सो इन द लास्ट लेसन आस्किंग क्वेश्चंस वी लर्नड व्हाई क्वेश्चंस आर बेनिफिशियल, क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में हमने सीखा कि क्वेश्चंस के टाइप्स कितने होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की, इसके बारे में बात किया। देन वी टॉक्ड अबाउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सबसे छोटका वाला जिसमें WH नहीं लगा था वैसा वाला फॉर्म सीखा हमने। फिर हमने उससे बड़का वाला सीखा जिसमें WH वाला जोड़ के सीखा, दो सीखा ना। उसके बाद हमने देखी एक बड़ी ही फैंटास्टिक सी मूवी आपका तीसरा पार्ट, और इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि इसमें नए विलेंस की एंट्री हुई है मूवी में। तो मैंने मूवी को समराइज करके ही बताया आपको। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप भूल गए हो, मिस कर गए हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कल सीखा, अगर आप ये सारी चीज़ें मिस कर गए हो तो अब भी कहीं पीछे जाओ और जल्दी से पिछला लेसन देखो, बिकॉज आज का लेसन और हमेशा अगला लेसन पिछले लेसन से कनेक्टेड होता है। सो प्लीज़ 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 डोंट मिस एनी लेसन। अगर कोई लेसन मिस हुआ है देन डोंट मिस इट, कंप्लीट इट इन ऑन। So people, now it's time for question of the day. अब समय आ चुका है question of the day का। बड़ा ही फैंटास्टिक सा ये पॉइंट होता है जहाँ पे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। So हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये था, व्हाट इज़ फितरा एंड ज़कात। फितरा और ज़कात क्या होता है, हमने ये सवाल पूछा था। ये दो टर्म्स हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स जनरली फॉलो करते हैं, जनरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं। ओके, स्पेशली इन इंडिया के मुसलमान फॉलो बेसिकली नहीं करते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, सऊदी अरबियन वगैरह, तो वो लोग प्रॉपर 200% इसको फॉलो करते हैं। अब जानते हैं फितरा और ज़कात होता क्या है। रमज़ान के महीने में दो तरीके की रकम निकाली जाती है जो कि गरीबों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फितरा की। फितरा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इसलिए है कि बड़े लोग तो ईद मना लेंगे, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, पर गरीब लोग कैसे मनाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए इस्लाम में कॉन्सेप्ट आया फितरा का, कि हर बंदा जिसकी जितनी औकात है वो 4 चीज़ों के आधार पे अपने घर में तमाम लोगों के नाम से कुछ रकम, कुछ अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, वो अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? अब तो कहा गया कि आप 4 में से कोई एक चीज़ चुन सकते हो जिसके हिसाब से, जिसके दाम के बराबर आप गरीबों में पैसे बांटो ईद मनाने से पहले, नहीं तो आपका रमज़ान ख़राब, नहीं तो आपकी ईद नहीं होगी। पहली चीज़ जो दी गई सबसे ऊपर लिस्ट में, वो दिया गया मुनक्का। एक ड्राई फ्रूट है जिसकी कीमत तकरीबन 500 से 600 रुपये होता है, और कहा गया है कि अगर आपकी हैसियत है 3 किलो मुनक्का की कीमत देने के, तो आप 3 किलो मुनक्का का रकम अदा करो। ओके, जो तकरीबन हो जाता है 1600-1700 के आसपास एक इंसान पे। अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो 16 या 4800 5000 रुपये आपको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे एज अ फितरा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कही गई कि अगर चलो आपको उसकी भी औकात नहीं है, आप थोड़े गरीब वाले हैं, तो आप दूसरे कैटेगरी का आइटम उठा लो। वो आइटम मैं नाम मिस कर रहा हूँ,
उस चीज़ के दाम के बराबर, और उस चीज़ वो है आई थिंक आप लोग देखना, ये दूसरा वाला आइटम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरा आइटम ये होता क्या है, ठीक है। उसकी कीमत तकरीबन 1100 के आसपास हो जाता है 3 किलो का। तीसरा आइटम होता है जौ। जौ की कीमत होती है तकरीबन, जौ की कीमत आज के डेट में तकरीबन हो जाती है 3 किलो की 6 से 700 रुपये, 500-600 के आसपास। अगर आप 3 किलो खरीदने जा रहे हो तो 3 किलो जौ के दाम के बराबर आपको पैसे अदा करने हैं। सबसे लास्ट में आता है गेहूं, जिसकी कीमत आपको पता है बहुत सस्ता वाला आइटम है, तो इसकी कीमत सिर्फ 35 रुपये के आसपास निकलता है कि आपको हर एक इंसान पे 35 रुपये के हिसाब से, अगर 3 लोग आपके घर में हैं तो 105 रुपये हो जाते हैं, जो 105 रुपये आपको डोनेट करने हैं, गरीबों में बांट देने हैं ईद करने से पहले, ठीक है। हमारे इंडियन भाई लोग बड़े समझदार हैं, बड़े चालाक हैं, कहते हैं कि अच्छा 35 रुपया दे सकते हैं, ठीक है, सबके नाम पर 35 रुपये निकालेंगे। लेकिन ठहर जाइए, रुक जाइए, ऐसा नहीं कहा गया कि आप 35 रुपया ही निकालें। कहा गया है आप अपनी हैसियत के हिसाब से जितना ज़्यादा वाला कैटेगरी, जितना ज़्यादा वाला अमाउंट के बराबर निकाल सकते हैं आप वो निकालिए। तो सोचिए अगर सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से निकालने लगे तो आपके आस पड़ोस में हर इंसान ईद मनाने लगेगा और सबकी ईद अच्छी हो जाएगी कि नहीं अच्छी। लेकिन बहुतों लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि फॉलो करना चाहिए अगर आप सच्चे और अच्छे मुस्लिम हैं। दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं ज़कात की। कहा गया है इस्लाम में साल में एक दफ़ा आपके पास जितना भी सोना है, जितनी भी ऐसी ज़मीन है जिसको आपने फ़ायदा कमाने के लिए रखा है, जितनी भी ऐसा बिल्डिंग है जहाँ से आपने किराया उठाने के लिए या फिर मुनाफे के लिए बिल्डिंग्स बनाए हैं, तो अगली चीज़ कोई भी ऐसा संपत्ति जिसको आपने अपने फ़ायदे के लिए, इनकम के लिए, मनी अर्निंग के लिए इस सोच के साथ ख़रीदा है या रखा हुआ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी रखा हुआ है, उस पे उसके उस साल के कीमत का 2.5% आपको गरीबों में बांटना है। तो सोचिए कितना बड़ा आपको डोनेशन करना है एक साल में। हाँ, उस चीज़ पे ये लागू नहीं होता है। मान लो एक घर आपने बनाया, आप खुद रह रहे हैं उसके अंदर, तो उस घर पे ज़कात लागू नहीं होता है। बट अगर आपने घर बनाया है किराए पर देने के लिए, एक ज़मीन ख़रीदा है जिसको आगे चल के बेच के मुनाफा कमाने के लिए, तो ऐसी चीज़ों पे, एक खेत बनाई है जिस पे खेती होती है, आप खाते हो, खुद खाते हो तो ठीक है। लेकिन अगर उस अनाज को आप बेचते हो तो फिर उसकी जो भी आमदनी है उसका 2.5%। तो मोटा मोटी बात ये कही गई कि जो भी चीज़, जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, जो भी गहना जेवर, बिल्डिंग वगैरह आपके पास है, उसकी उस साल में वैल्यूएशन कीजिए, कीमत निकालिए। मान लीजिए कि उस चीज़ों की कीमत निकली 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए, 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ रुपए निकल गई, तो 1 करोड़ का 2.5% होता है 2.5 लाख रुपए। मतलब उस साल में रमज़ान के आसपास में, ईद से के आसपास में आपको 2.5 लाख रुपए गरीबों में बांट देने हैं। और ये भी कहा गया है कि ये मत सोच के बैठिए कि लोग आपके पास आएंगे, आप कहेंगे सेठ जी दे दीजिए, बाबा जी दे दीजिए। नहीं, आपको जाकर पहुंचाना है उन लोगों के पास जिनको उसकी बहुत ज़रूरत है। और जितने कदम चल के आप जाएंगे उन पैसों को देने के लिए उन गरीबों मिस्किनों के पास, आपको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और आपको दिखावा नहीं करना है। आपने दिखावा किया, आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपने शो ऑफ किया, किसी को दिखला के दिया, जता के दिया। और एक चीज़, आप ज़रूरी नहीं है कि किसी को देंगे तो जता के देंगे कि हाँ लो ज़कात का पैसा, लो फितरा का पैसा। ऐसा नहीं, आप बिना बताए भी दे सकते हैं, और बिना बताए ही देना चाहिए कि अगले इंसान का ईगो ना हर्ट हो, अगले इंसान का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। अब एक चीज़ और इसमें आगे दिया गया है इस्लाम में कि आप किनको ये पैसे, इन पैसों पे, फितरा और ज़कात के अमाउंट पे किनका सबसे ज़्यादा हक है और कौन लोग इन पैसों को नहीं ले सकते हैं। आप 3 लोगों को छोड़ के बाकी सबको दे सकते हैं जो आपकी नज़र में वास्तविक तौर पे ओरिजिनली में गरीब हैं।
पहले आप अपने दादा को नहीं दे सकते, अपने बाप को नहीं दे सकते, अपने बेटे को नहीं दे सकते, अपनी बीवी को नहीं दे सकते, अपने बच्चे को नहीं दे सकते, अपने पोते को नहीं दे सकते, नाती पोतों को नहीं दे सकते। आप पोता पोती नाता नातनी चचा, हाँ ये क्या कहते हैं, बीवी बाबूजी दादाजी को छोड़ के बाकी सबको दे सकते हैं। और इस फित्र और ज़कात की रकम पे सबसे पहला अधिकार इस्लाम के हिसाब से आपके रिश्तेदारों का है। सबसे पहला, बिना बताए बिना कुछ कहे आप उन तक ये पैसा पहुंचा दीजिए, दे दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है बोलना कि हाँ ले बाबा तू गरीब है ना, ले तू ज़कात का पैसा ले तू फित्रा का पैसा ले, ऐसा नहीं करना। बड़ी तमीज़ से जाना है, उनको देना है। मुझे लगा कि आपको ज़रूरत होगी पैसे की, आप ये रख लें। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके आस पड़ोस के लोग, आपके पड़ोसी। अगर कोई पड़ोसी बहुत ज़्यादा गरीब है, आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, उनको माली हालात उतनी अच्छी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो उन लोगों को आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मस्जिद या मदरसे। अगर आपको लगता है कि ये भरोसे के लायक मस्जिद या मदरसा है, यहाँ पे घोटाला नहीं होगा, लोग इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। चौथे, फ़कीर वगैरह हो गए, जो भी गरीब इंसान है, जिनको भी आपको लगता है गरीब हैं, दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हक किसका कहा गया? रिश्तेदारों का। इसीलिए मना किया गया है कि इस अमाउंट को आप दें, लेकिन बिना बताए दें। अब आपको समझ में आ गया कि फितरा का रकम सिर्फ 35 रुपया नहीं होता है भैया। आपकी हैसियत के हिसाब से जो उम्दा, जो बेहतर अमाउंट है वो आप पे करें। और दूसरी चीज़, ज़कात आपके पास जो भी स्टोर्ड अमाउंट है, जो भी सेविंग्स है, जो भी ज़मीन प्रॉपर्टी है, उसका 2.5%, उसकी आज की वैल्यूएशन का 2.5% आपको अदा करना है, आपको पे आउट करना है, बिना किसी पर जताए बताए, और ख़ुद जाके पहुँचाएंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, मज़ा आया जान करके कि इस्लाम कितना ज़्यादा आसपास पड़ोसी सबके ख्याल रखने के लिए कहता है। और इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव करके पैसे दें, भेदभाव करके हेल्प करें, कभी नहीं कहा गया। अगर आप भेदभाव करते हैं, अगर आप शो ऑफ करते हैं, अगर आप सेठ जी बनते हैं, तो उन हालातों में आपका फित्रा और ज़कात का अमाउंट पे आउट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास आपका अमाउंट नहीं पहुंचता, आपकी नीयत पहुंचती है। जिस नीयत से देंगे उतना सवाब मिलेगा, उतना पुण्य मिलेगा। और नहीं देंगे तो बीमारियों के ज़रिए ये पैसा निकल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रह जाएगा। अगर आपने नहीं पे आउट किया तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इतना अमाउंट आपका निकल जाएगा बीमारियों के बहाने से, किसी परेशानी के बहाने से। अगर आपने पे कर दिया तो इसका 10 टाइम्स प्रॉमिस किया गया है अल्लाह के द्वारा कि आपको इसका 10 गुना दिया जाएगा। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको जानकर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। चलिए आज चलते हैं और आसपास के लोगों को सबको करें, और हम भी स्टैनफोर्ड में भी लोगों को इस अमाउंट के थ्रू भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी कोई होता है कि फुल्ली फ्री मैं कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन लेता हूं, तो हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट खोला हुआ है। उस अकाउंट में जो भी हमारा फित्रा ज़कात का अमाउंट होता है उसको डाल देते हैं, और जब हमें लगता है कोई रिलेटिव या फिर कोई जानने वाला इस परेशानी में है, उसकी हेल्प करनी है, या किसी की शादी में हेल्प कर सकते हैं, तो हम शादी में गरीब की हेल्प कर देते हैं। और स्टैनफोर्ड में कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा गरीब है और वो सच में नहीं पढ़ सकता है, पैसे की हालत उसकी बहुत ज़्यादा खस्ता है, तो ऐसे बच्चों के एडमिशन लेते हैं, तो उसका पे आउट भी उन फित्रा ज़कात के अमाउंट से होता है जब किसी का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, फुल्ली फ्री वाला हो। ठीक है, तो इस टर्म में भी हम डोनेशंस करते हैं। और इस हमने जो एक फाउंडेशन बनाया है उसका नाम है वी फॉर अस फाउंडेशन। इसके थ्रू इन अमाउंट्स को हम खुद से ही ऑर्गेनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, जो सच में इस चीज़ के हकदार हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा था कि हम सोसाइटी में, अपने समाज में कुछ बदलाव ला सकें, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपने जानने वालों का कुछ अच्छा कर सकें, भला कर सकें। आगे आते हैं बात पे टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत फैंटास्टिक है। अगर समझ में आ जाए तो आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं समझ में आया तो खाकपति बन सकते हो। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? बहुत बार आपने सुना होगा। इस बार के आम बजट में भी हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि इंडिया का भी एक डिजिटल करेंसी रिलीज होगा, इस आम बजट में बोला गया था। तो क्या है ये करेंसी? व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी? आखिर ये डिजिटल मनी है क्या?
व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी? क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें इसमें हाथ डालना चाहिए? तो कल मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। जनरली मैं चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में काफ़ी मज़ा भी आया, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा है। ओके, तो ये स्टोरी कल होगी, ठीक है, क्योंकि कल मैं इसका आंसर ही बताऊंगा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा। ओके, आई होप this thing is clear. So please note down this question. What is cryptocurrency? So people, let's have a look on today's concept, on today's next point, next category, next segment of today's lesson. That is, what is a panda? ये पांडा होता क्या है? क्या होता है पांडा? बहुत से मोटे लोगों को भी लोग पांडा कह देते हैं। देख पांडा क्या पांडा। So this, मतलब मैम मेरे को कह रही पीपल इज दिस कुछ भी बोलती हैं तो पीपल ये तो मेरा कॉन्सेप्ट ही खराब कर देती हैं बैठी बैठी। तो व्हाट इज़ पांडा हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इस पर एक वीडियो है, एक्चुअली एक वीडियो है, जो वीडियो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इस साइड में या इस साइड में, किसी साइड में दिख रहा होगा। इसी वीडियो को आपको देखना है और देखते हुए टैली मार्किंग करनी है। टैली मार्किंग करनी है, क्या करना है आपको? गिनना है कि कितने पांडा को आपने खोजा। अगर आपको एक पांडा दिखता है तो एक बनाओगे, दूसरा पांडा दिखेगा दो, तीसरा पांडा पे तीन, चौथे पे चार, पांचवें पांडा और पाँच। हमने ये टैली मार्किंग सीखा है। तो चलिए बुक के एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि टैली मार्किंग में ये आखिर एक्सरसाइज ए में है क्या। तो देख लीजिए पांडा कैसा दिखता है, बुक में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पांडा ऐसा दिखता है और हमारा ये एक्सरसाइज में कह रहा है हाउ मेनी पांडास डिड यू फाइंड। टैली मार्क बनाना है तो आपको पहले बना लेना है जितने सारे पांडा आपको वीडियो में दिख जाएं। वीडियो में धीरे धीरे पिक्चर्स बदलते जाएंगे, ढेर सारे पांडास दिखते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे आपको पांडा का मुंह या पांडा पूरा का पूरा दिखेगा, आपको पांडा फाइंड आउट करना है। जो वीडियो का लिंक जो वीडियो आज के लेसन के साथ जाएगा, उस वीडियो में आपको पांडा देखना है, पांडा फाइंड आउट करना है। ये एक्टिविटी है आज इस लेसन में। ओके, इस लेसन में ये एक्टिविटी है और आपको टैली मार्किंग बनाना है। और जितना ज़्यादा पांडा आप खोजोगे, जितना ज़्यादा पांडा आप निकालोगे, वो बच्चा विनर होगा। यस। सो चलिए देखते हैं कि आप लोग 20 से कम पांडा ढूंढ पाते हो या मोर देन 20। यस। तो कितने सारे पांडा? हाउ मेनी पांडास? सो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कितने सारे पांडाज आपको मिले हैं यहाँ पे। ओके, सो इसी पांडा के साथ आप जैसे जैसे पांडा खोजोगे, ढूंढोगे, निकालोगे, तो आपको साथ में ये भी बताना है कि आपने मान लो कि खोज के निकालें, सपोज दैट आपने 20 पांडा निकालें या फिर आपने 15 पांडा निकालें, तो आपको बताना है यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना है। स्ट्रैटेजी। सो हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाता है, कुछ ना कुछ तरीका लगाता है, स्कीम लगाता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने का। तो आपको बताना है व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू अप्लाई टू फाइंड आउट पांडाज फ्रॉम द वीडियो। खींच के तो निकाला है, जब पकड़ा है, जब पांडाज को आपने निकाला है सोच समझ के, तो क्या दिमाग लगाया है? हाँ, क्या सोचा, क्या अप्लाई किया, क्या स्ट्रेटजी लगाया? आगे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी आपने लगाई है कि आपको मिले हैं 20, 25 या 15 या 10 या 5 पांडा? कैसे? हाउ? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी पीपल? और आपके स्ट्रेटजी ने आपकी हेल्प कैसे की? हाउ डिड योर स्ट्रेटजी हेल्प you out to find out maximum और more numbers of panda? तो वीडियो देखते समय आपको एक तो टैली मार्किंग करनी है। टैली मार्किंग करके एक तो पांडा की काउंटिंग निकालनी है और जितने भी निकालोगे तो मुझे लास्ट में आपको एक जवाब देना है कि आपने की क्या स्ट्रेटजी थी, आपने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की, क्या स्ट्रेटजी थी और इस स्ट्रेटजी ने आपकी मदद कैसे की। हाउ दिस स्ट्रेटजी हेल्प यू? यस, डिड यू गेट इट? सो पांडा देखना है, पांडा को गिनना है, टैली बनानी है और स्ट्रेटजी के
Hello everybody, so here let's come to our next segment of today's lesson, that is our game, fantastic game, Jeopardy Game 2. Yes, because पिछली बार हमने खेला था जेपर्डी गेम, याद होगा, मज़ा भी आया था, पॉइंट्स पे डिस्कशन भी हुआ था, कुछ बच्चे नाराज़ भी हो गए थे, सर हमारी टीम नहीं जीती, सर आपने नंबर नहीं दिए, ये वो दिस दैट एंड ऑल। और कुछ बच्चे जो जीत गए तो वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए, जैसे कि मुबीना ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और बोला कि ये जीत सबकी जीत है। तो गेम फन के लिए होता है, जीतना हारना तो गेम का पार्ट है, प्लीज़ इसको दिल से ना लगाएं। मेन मकसद रखें कि गेम्स में मज़े लें, एंजॉय करें और बहुत ही दिल से खेलें और खूब सारी मस्ती करें। तो चलिए ध्यान देते हैं उन बच्चों के लिए जिनके लिए जेपर्डी गेम जो लोग भूल गए हैं। सो क्या है जेपर्डी गेम? जेपर्डी गेम एक गेम है जिसमें समथिंग लाइक क्विज केबीसी टाइप हम खेलते हैं। सो केबीसी टाइप का एक गेम है, मैं भी आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा कैसा गेम होता है। अगला सेगमेंट है रूल्स। हाँ, हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। सो डिसाइड करें 4 रूल कि हमारे पास कौन से 4 डूज होने चाहिए, कौन से 4 डोंट्स होने चाहिए गेम्स खेलते वक्त। पहला डूज कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, डोंट्स किसी का भी टांग नहीं खींचेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जीतने के बाद किसी का नाम ख़राब नहीं करेंगे, किसी को चिढ़ाएंगे नहीं। और डूज कि हम हर एक पार्टनर को, हर एक अपने टीम के मेंबर को पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करेंगे, धक्का मारेंगे, हाँ भाई तुम बोलो, इस बार तुम बोलो आंसर। डूज में एक और रूल कि हाँ हर एक पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक बंदा को पार्टिसिपेट करना है। हम लोग पूरी क्लास को 2 टीम में बांटेंगे, हर टीम में आप लोग खुद से एक लीडर चूज करोगे कि फला इंसान हमारा लीडर होगा और लीडर का काम ये होगा कि उसके टीम का हर एक मेंबर आंसर करे, हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करे। आई होप यू गॉट इट। नॉइज़ लेवल का ख्याल रखेंगे, कोई भी हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए, शोर नहीं करना है, नॉइज़ नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सहयोग करना है और शांति बना के एक्साइटमेंट के साथ धूम धड़ाके के साथ खेलना है। और टीम का एक नाम ज़रूर सोचें। अगर आप लोग टोकन वाला सिस्टम कर सकते हो तो टोकन ज़रूर बना लें ताकि हर एक को मौका मिल सके, टोकन आए मुझे दे, मैं जमा कर लूँगा टोकन, फिर आपको आंसर देना है। तो ये टोकन वाला हिसाब किताब जनरली ऑफलाइन क्लासेस में हो जाता है, ऑनलाइन में उतना पॉसिबल नहीं है। तो जेपर्डी गेम की तरफ आते हैं। तो जेपर्डी गेम की तरह ही काफ़ी सारे गेम्स हैं हमारे कोर्स में, आपको पता है मैं आपको ऑडियो वीडियो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के थ्रू सिखाता हूँ, रैपिड फायर राउंड्स कराता हूँ, रोल प्ले करवाता हूँ, ग्रुप डिस्कशंस तो बिल्कुल करवाता हूँ ब्रेकआउट रूम में, या ऑफलाइन क्लास हो तो ऐसे भी ग्रुप डिस्कशंस तो होते ही हैं, प्रेजेंटेशंस तो होते ही हैं। दोज आर वेरी इसेंशियल पार्ट। सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, समटाइम्स म्यूजिक प्ले वाला भी गेम होता है, म्यूजिकल चेयर। सो आज हमारा जो सेगमेंट है जेपर्डी गेम का है। जेपर्डी गेम में सेकंड जेपर्डी गेम है, तो अभी मैम लैपटॉप लेके आएंगी, फिर हम देखते हैं जेपर्डी गेम में आज क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बाकी हम लोग तो जेपर्डी गेम खेलेंगे ही। सो मैम प्लीज़ शो जेपर्डी गेम। तो बच्चों ये जेपर्डी गेम है, गेम 2 है आज की, कोई बात नहीं, आज के क्लास के लिए आज का जेपर्डी गेम है गेम 2। इस गेम को आज हम लोग इसी गेम को खेलने वाले हैं। ये गेम हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, कुछ बोनस क्वेश्चंस भी होते हैं, गलत जवाब पे बजर बजा करके दूसरा टीम आंसर कर सकता है बीच में। ये देखिए पिक्चर राउंड, फूड एंड फेवरेट थिंग्स वाला राउंड, करेक्ट द सेंटेंस वाला राउंड। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400 4 सेगमेंट्स होते हैं हर एक में। टोटल हमारे कितने राउंड्स होंगे? हमारे टोटल्स होंगे 1 2 3 4 12 राउंड्स हमारा गेम होगा। 12 अगर 2 टीम है तो 6 राउंड्स हो जाएंगे। तो 6 राउंड्स में देखते हैं कौन विनर होता है इस गेम में जो भी खेलेंगे। सो आई होप ये गेम खेल के बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग को इसमें सेलेक्ट करना है, सबसे पहले कम अमाउंट वाला चूज़ करना है। ये नहीं कि सबसे पहले 400 वाला चूज़ कर लेंगे, पहले 100 वाला चूज़ करेंगे, फिर 200 वाला चूज़ करेंगे, फिर 100 वाला चूज़ करेंगे। जब 100 वाला ख़त्म हो जाएगा तो 200 पे जाएंगे, 200 वाला ख़त्म हो जाएगा तो 300 पे जाएंगे,
300 वाला ख़त्म हो जाएगा तो 400 पे जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे और इसी तरीके से इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम गेम खेलेंगे। आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम टुडे। उम्मीद है आप इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो चलिए खेलते हैं जेपर्डी गेम आज ही। बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप खेलने के लिए एक्साइटेड हो, हाँ ना अभी के अभी। यस, सो पीपल नाउ हियर our time after game खेल लिया, बड़ा मजा आया गेम खेलने के बाद। Now our next segment is very interesting segment. In this segment what are we going to do? We are going to revise. So let's revise lesson number 19, learning a language 2, lesson number 23, asking questions। तो चलिए रिवाइज करते हैं लेसन नंबर 19 लर्निंग अ लैंग्वेज से लेकर के लेसन नंबर 23 आस्किंग क्वेश्चंस 2 तक रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, अपने नोट्स को पीछे की तरफ पलटिए और देखिए नोट्स में क्या ऐसा कोई लेसन है 19 से 23 के बीच में या 19 से 23 तक में जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपका छूट गया है, या जो आपने अधूरा पढ़ा है, जो आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा है। क्योंकि अब सर्टिफिकेशन एग्जाम होने वाला है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको सर्टिफिकेशन में गोल्डन सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन हम किसी को फेल नहीं करते तो ब्रॉन्ज देके के तो जरूर विदा करेंगे कि हाँ चलो ब्रॉन्ज ले लो, जाओ ब्रॉन्ज लेके। लेकिन अगर आप एवरेज करोगे तो सिल्वर मिलेगा, आपको पता है ये चीज़। बट इफ यू आर द बेस्ट लर्नर, आपने एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़े, आपने हर एक क्लास अटेंड किए, यू आर द वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर एंड पंक्चुअल में से हैं, आप हर रोज क्लास लेते हो, यूट्यूब वाली और लाइव वाली दोनों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों लेसन्स 19 से लेकर 23 तक में सारे लेसन्स को देखो, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया। और अब बताएं, इफ यू didn't complete any lesson or you missed any lesson, how will you cover it up? आप इसे कैसे कंप्लीट करोगे? कोई स्ट्रैटेजी है? Please make a strategy here that how will you cover up or complete those lessons which you didn't complete, which you missed, which you skipped. ऐसे लेसन जो आपका मिस हो गया, स्किप हो गया, उसको आप कैसे पूरा करोगे? एक स्ट्रेटजी बनाएं और उन लेसन्स को, उन टॉपिक्स को, अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उस टॉपिक को पूरा कैसे करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएं प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑन योर सर्टिफिकेशन योर रैंक विल बी देयर। जो रैंक 1 2 3 वाले लोग होंगे, हमारे स्टार स्टूडेंट्स, रैंक 1 to 5 हमारे स्टार स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टार स्टूडेंट्स होते हैं रैंक 1 to 5। सो आपके ऊपर स्टार स्टूडेंट्स भी लिखा जा सकता है, आपके सर्टिफिकेट पे स्टार स्टूडेंट्स भी लिखा जाएगा अगर आप रैंक 1 to 5 में आते हो। सो प्लीज़ एक भी पॉइंट ना छोड़ें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से नोट्स बनाएं। और आपको तो लास्ट एग्जाम दे के समझ में आ ही गया है कि मार्किंग क्राइटेरिया कितना आसान है, कितना आसान है स्टैनफोर्ड में नंबर उठाना। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि आप कितना जानते हैं, हम ये देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हो, आप कितना ज़्यादा मतलब कि एक्साइटेड हो सीखने के लिए, आप कितने ज़्यादा एफर्ट डालते हो, आप कितना रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, आप कितना एफर्ट डालते हो। क्योंकि बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक में हम बुलवाते हैं, इंटरमीडिएट में सही करते हैं चीज़ों को। अभी बेसिक में ज़्यादा सही नहीं करता, अभी कोशिश ये रहती है बेसिक लेवल में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, बहुत बोलो, बहुत बोलो, सिर्फ इंग्लिश बोलो, हिंदी ना बोलो, पर इंग्लिश में बहुत बोलो, बहुत बोलो। तो बहुत बुलवाना हमारा मकसद होता है बेसिक लेवल में। पर इंटरमीडिएट में मैं आपको कदम कदम पर टोकूंगा, एक एक पॉइंट को ठीक करूंगा, एक एक पॉइंट पे फीडबैक दूंगा, क्योंकि उस समय करेक्शन वाला होता है। इंटरमीडिएट इज फॉर करेक्शन, जहां पे हम आपको सुधार करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, गलतियों को समझाते हैं और गलतियों से बचाते हैं। तो बेसिक बहुत बुलवाओ, इंटरमीडिएट सुधार करो और अच्छा बुलवाओ, एंड एडवांस फॉर पॉलिशिंग, एडवांस में पॉलिश करते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज जो आपने सीखी है वो एकदम परफेक्ट लेवल पे पहुँचे, बेस्ट लेवल पे पहुँचे, उस लेवल पे पहुँचे जिस पे आपने सोचा भी नहीं होगा।
कोई दूसरा बंदा जो 10,000 रुपये दे के 20,000 रुपये देकर इंग्लिश स्पीकिंग करता है, वो इंसान कभी सोच ही नहीं सकता कि कोई बंदा फ्री में इतना फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है। उस लेवल तक पहुंचाना है तो वो एडवांस लेवल है। सो अगर आप सच में फैंटास्टिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करें, पूरी कोर्स को कंप्लीट करें, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस सबको, क्योंकि बेसिक में बहुत बुलवाऊंगा, इंटरमीडिएट में सुधार करवाऊंगा, अच्छा कदम कदम पे फीडबैक दूंगा और बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ भी होते हैं, और एडवांस में पॉलिशिंग होगी, कैसे बेहतरीन बोल सकते हैं, कैसे बेस्ट बोल सकते हैं, इस पे बात होगी। तो रिवीजन बहुत एक अहम हिस्सा है यहाँ पे। सो प्लीज़ रिवाइज, कीप रिवाइजिंग एवरी डे। Thank you for this segment. Now go. Yes, so now we have another activity, another game here to play in our today's lesson. So this game is Night at the Museum game. एक रात जो कि म्यूजियम में हो तो कैसी खौफनाक रात होगी, कैसी। एक म्यूजियम जहाँ सारे स्टैचू खड़े हैं, आप मूव कर रहे हो, आप जैसे आगे बढ़ते हो सारे स्टैचू डांस करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, पर जैसे आप पलटते हो सारे स्टैचू वापस से स्टैचू बन जाते हैं। पर अगर आपने किसी स्टैचू को पकड़ लिया, ये स्टैचू मूव कर रहा था, तो अब आप स्टैचू बन जाओगे और वो इंसान बन जाएगा। तो देखिए ये गेम होता कैसे है, एक्चुअली में ये गेम होगा कैसे, मैम प्लीज़ बताइए। तो गेम एक्चुअली ये ऑफलाइन क्लास में खिलाया जाता है, ऑफलाइन क्लास में ही खेला जा सकता है। सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गिनूंगा 10 तक, जब तक मैं पलटूंगा नहीं, मैम डांस करती रहेंगी, घूमती रहेंगी, कुछ भी करती रहेंगी। ओके, तो देखते हैं मैम क्या करती हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ देखिए मैम तो 8वां अजूबा है, मतलब कि जब मैं 10 तक गिन रहा था तो ये स्टैचू बनी हुई थी, जब मैं घुमा तो ये हिलने लगी। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। तो करना क्या है यहाँ पे, जब मैं घुमा रहूँगा, जब मैं गिन रहा हूँगा, जब मैं इनको नहीं देख रहा, जब आपको मैं नहीं देख रहा, तब आपको हिलना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए मैम बहुत अच्छी स्टैचू बनी है, अभी हिल नहीं रही है। तो ऐसा ही स्टैचू बन जाना है, तो मतलब फिर से मुझे गिनना पड़ेगा। 10, 9, 8, 7, 6। इस बार मैंने मैम को पकड़ लिया, मैम हंस रही थी, तो देखा मैम आउट हो गई। तो अब मैम गिनेंगी और हम लोग घूमेंगे टहलेंगे, तो इसमें अच्छा मौका मिल जाता है। पूरी क्लास में बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, और जैसे ही काउंटिंग करने वाला बच्चा घूमता है तो बच्चे स्टैचू बन जाते हैं। उसमें कुछ बच्चे मान लो चलते हुए या हिलते हुए पकड़े गए, तो फिर अब वो बंदा काउंट करेगा और आप घूमोगे। हा। तो ये था हमारा नाइट एट द म्यूजियम गेम, इस एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के दौरान आपको हिंदी नहीं बोलना है, only you will speak English that no I am not God, okay I am the statue now, statue, I am not a statue. Okay, so here ma'am enjoying. Are you enjoying in class? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सो पीपल, अब आखिरी सेगमेंट में है, आखिरी लम्हा हमारे आज के इस क्लास का, क्योंकि अब होगी जुदाई। मिलेंगे अगले क्लास में या फिर जूम क्लास में। ओके, तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं what are we going to learn in the next class. We are going to learn in the next class our next lesson number 25, consonant sounds 1. तो 1 है मतलब कि सेकेंड पार्ट भी होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है मतलब वॉवेल साउंड भी होगा। तो आगे के क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे थोड़ा,
कि प्रोनाउंसिएशन बेसिक लेवल के हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे जो काम होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के फील्ड में, उस उच्चारण पे हम ख्याल करेंगे, उस उच्चारण पे टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कितना फैंटास्टिक होता है ये, कितना मज़ेदार होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स को सीखना। तो अगले क्लास में सीखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि व्यंजन आवाज़ों वाली क्लास, जिसमें व्यंजन साउंड्स, कुछ आर्टिकुलेट्स एक्सरसाइज भी होंगे। जो एक्सरसाइज हम करेंगे बॉडी वाला नहीं, आर्टिकुलेट्स वाला एक्सरसाइज भी करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब स्टार्ट होगा असली सेगमेंट, जहां काम होगा आपके स्पीकिंग पे, आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स पे, वहां पे जहां पे लगभग हर कोई गलती करता है, लगभग हर कोई उन कॉन्सोनेंट वर्ड्स के उच्चारण में, उन कॉन्सोनेंट लेटर्स के उच्चारण में गलती करता है, उस सेगमेंट से बात करेंगे। सो अभी तक आपको नहीं मिला है हमारा जूम का लिंक, जहां पे प्रैक्टिस होती है इंग्लिश स्पीकिंग की, जहां पे एक्टिविटीज होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, रैपिड फायर्स होते हैं, गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है। तो जूम लिंक को पाने के लिए अभी कभी 8882287555 पे अपना पूरा नाम और जगह का नाम लिख के अभी कभी भेजें और पाएं जूम का लिंक आपके बेहतरीन इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए सारे लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 220 और 250 तक जो हमारे लेसन है, ग्रामर के 30 लेसन सीखने के लिए, जो लेसन हमने पहले महीने में किए हैं। उम्मीद है आप तैयार सीखने के लिए। आर यू रेडी? बिकॉज अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैम्फर्ड इज, और स्टैम्फर्ड इज बोले तो